जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मनीषा प्रजापति, राम किशन साहू, पिंकी जैसर, अनुज, रविन, नितिन रज्जाक, पवन अधिकारी, प्रभाकर सिंह, हिमांशी, गगन, निशु, धर्मराज, अजय, काजल, विक्की, योगेंद्र, प्रियंका, सिमरन, राजू, कुणाल। छुट गए नाम, अब तुम्हारे नाम तेज हैं। ठीक है, एक बार बताएंगे सारे दोस्त कैसे हैं। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बुक एंड ऑथर, यानी पुस्तक और लेखक। अब देखो दोस्त, पुस्तक और लेखक की अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के बारे में, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आते हैं और रटने वाला टॉपिक है। स्टैटिक जीके में अगर मैं कहूं, आपका रटने वाला टॉपिक अगर सबसे ज़्यादा जो बार बार आपको रट्टा लगाना पड़ेगा वो बुक्स एंड ऑथर है। ट्रिक्स ऐड मत करना। फिर पहले कह देता हूँ, पहले अपनी कॉपी पे याद रख लो कि बुक्स को ट्रिक से याद नहीं करूँगा कभी भी। बुक्स को सीधे हाथ रख के छिपा के याद करूँगा। जैसे बचपन से बोलते थे, एक बार नाम पढ़ूंगा, हाथ रखूंगा दूसरी साइड, उनका छुपाऊंगा, फिर बोलने का प्रयास करूंगा, नहीं याद आएगा तो हाथ हटा के देख लूंगा, फिर छुपा लूंगा, फिर बोलूंगा। जब तक पूरा पेज मैं हाथ छिपा के नहीं बोल दूंगा तब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं एक बार याद कर चुका हूँ। तब उससे आगे चलूंगा। बात क्लियर है? थम्स अप करें। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, तो बुक्स एंड ऑथर को हम पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें प्राचीन पुस्तकों से शुरू करेंगे। जैसे रामायण से शुरू करते हैं। रामायण संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। यानी जो सबसे पहले रामायण लिखी थी वो किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत। देखो, प्राचीन जो रचनाएं हैं, जो बहुत प्राचीन भारत की रचनाएं हैं, वो ज़्यादातर संस्कृत में ही हैं। क्योंकि सभी भाषाओं की जननी को सी है दोस्तों, वो संस्कृत है। कहते हैं सभी भाषाएं इससे होकर के जन्मी है। जैसे संस्कृत से आपका वैदिक धर्म की आपका बौद्ध धर्म पाली है। ठीक है, जैन धर्म की प्राकृत भी इसी से जन्मी है। हिंदी की जितनी भी प्रमुख बोलियां हैं या अन्य चीज़ें, वो भी संस्कृत से जन्मी है ना। तो हिंदी मतलब ये कहेंगे कि हम उसकी भी आदि जननी संस्कृत है। तो पहले प्राचीन भारत में संस्कृत का बहुत प्रयोग होता था। इसको अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा। अवधी क्योंकि अवध क्षेत्र के पास की भाषा थी, अयोध्या के आसपास की। तुलसीदास जी ने इसको लिखा। ठीक है, मुगल काल के समय थे तुलसीदास जी। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड हैं, 7 कांड हैं। पूरी रामायण बटी हुई है भगवान श्री राम के बचपन, बालकांड से लेकर के अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड अंतिम कांड है। इंपॉर्टेंट बात देखनी है, रामायण को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? इंग्लिश में खूब पढ़ी गई, RTH ग्रिफिथ। क्या नाम है भाई साहब? एक नाम बोलना है बस इस स्लाइड पे आपको, एक नाम नहीं भूलना है। क्या बोलेंगे आपका? वाल्मीकि सब जानते हैं, वाल्मीकि ने लिखा। अवधि में तुलसीदास जी ने लिखी, हम जानते हैं। एक चीज हमको नहीं भूलनी है, रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? RTH ग्रिफिथ। RTH ग्रिफिथ। ठीक है, रामायण का फारसी में अनुवाद। अब देखो, फारसी में जो भी ट्रांसलेशंस हुए उनके लिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अकबर ने उन ट्रांसलेशंस को कराया। क्योंकि अकबर चाहता था कि भाई जो भारत का ज्ञान है ये पहुँचे। ठीक है, फारसी भाषा में होके फारस के क्षेत्रों तक, मिड एशिया में प्रचारित प्रसारित हो। तो अकबर तो इसके लिए अपना एक डिपार्टमेंट बनाता है, अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग बनाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके समय पे जितने भी आपका ट्रांसलेशन हुए वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने बनाए। सर मैं नोट्स को जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे ही लिख लूँ? हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। नोट्स ऐसे ही लिखा करो जैसे इसमें लिखते हैं। ओके, अतिरिक्त बातें करते हुए कोई नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त बातें हुए करते हुए कोई नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ क्लास पे फोकस। ठीक है, और ऐसे हाथ रख लेना एक तरफ, जो ये दिखे ना, तो अपनी कॉपी, फोन ऐसे होगा ना तो इस पर कॉपी रख लो, कॉपी एक तरफ कॉपी रख लो, उसको बोलेंगे वापस। रामायण का उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी, क्या बोलोगे? राणा लखनवी ने किया। फारसी इंपॉर्टेंट है। बांग्ला में कीर्तिवास ओझा ने। तमिल में रामायण को किसने? तमिलनाडु में फिर इसको ट्रांसलेट किया गया। बहुत सारे ट्रांसलेशंस हुए और कहानी भी बदली है कई बार। तो रामायण की अलग अलग जगह जगह अलग अलग कहानियां हैं, कंटेक्स्ट बदल दिया गया है। तेलुगु भास्कर, कन्नड़ कुमदेंदु, नेपाली में भानुभक्त आचार्य, ये इसके कुछ ट्रांसलेशंस हैं। महाभारत
महाभारत को किस नाम से जानते हैं हम? भारत जय या जय संहिता। प्राचीन पुस्तक है, रचयिता इसके वेद व्यास थे। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ वो रजमनामा के नाम से हुआ। रजमनामा मतलब युद्ध की पुस्तक, और ये भी किसने किया? बदायूनी ने, लिखा हुआ है, सॉरी। तो यानी कि आप देख रहे हैं फारसी में जो ट्रांसलेशंस हो रहे हैं प्राचीन पुस्तकों के, तो वो किसके टाइम पे हो रहे हैं? तो राजा कौन है ये याद रखना है। राजा कौन है ये बताओ पहले फटाफट से। तो आप कहेंगे राजा तो है भैया आपका अकबर, और उसके दरबार में अनुवाद विभाग का प्रमुख कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक आंसर दिया एकदम से आपने। अनिकेत भाई सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अनुवादक अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत अंग्रेजी अनुवाद। अरे भाई दाढ़ी कटवाना कोई अपराध थोड़ी है, ये तो बताओ। कह रहे हैं कि इसलिए तुम हमसे चुप रहने को बोल रहे हो क्योंकि तुमने दाढ़ी कटवा लिया आज। तुम्हारी शैतान खोपड़ी, उसको मैं शांत करने के लिए चुप होने को कहता हूं तुमसे। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरे साथ बोलते चलो, अब अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे देखो ध्यान से। अंग्रेज, मुझे बताओ रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आरटीएच ग्रिफिथ। बोलो एक बार, मन मन में बोला करो। स्टैटिक जी के मतलब रट्टाफिकेशन, जितना रट लोगे इसमें, बार बार इसको जितना पढ़ लोगे उतना बेहतरीन है। एग्जाम से पहले एक बार और इसका थ्योरी क्लास कराऊंगा, याद रख लेना। फिर से यूट्यूब पे कराएंगे RWSSC एग्जाम पे, तब वहां भी ज्वाइन करना उसको बहुत अच्छे से, मतलब उसको बार बार पढ़ना है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद KM गांगुली, किसारी मोहन गांगुली। तमिल रामानुजाचार्य, बंगाली में काली प्रसन्न सिंह, हिंदी ट्रांसलेशन गीता प्रेस के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने हिंदी में, अब देखो समझना, गीता प्रेस की पुस्तकें देखी हैं आपने, अक्सर देखी होगी सड़क वगैरह पे एक गाड़ी खड़ी रहती है, गीता प्रेस उस पर लिखा रहता है। उसमें वो अपने प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, ठीक है, उपनिषद हैं, उन सबको वो बहुत कम मूल्य में, उनका मानना ये है कि भाई ये भारतीय ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और वो उसको पढ़ पाए। तो उसके लिए गीता प्रेस देखिए ना। तो जितने भी हिंदी में ट्रांसलेशंस हैं, जैसे रामायण का नहीं बताया हमने आपको भी ट्रांसलेशन किसने कराया, तो आपको लॉजिक लगाना है। महाभारत का गीता प्रेस के द्वारा, हेडक्वार्टर इसका गोरखपुर में है, और इसीलिए यहां पे याद रख लेना कि अगर पूछा जाए कभी रामायण का हिंदी अनुवाद कौन, बोलो भी फटाफट से, रामायण का हिंदी अनुवाद किसने किया है? बहुत बढ़िया। भैया आएंगे नवीन सर, कल आ जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रवीण से पढ़ लो ना। जी भैया देखा है हमने, गीता प्रेस, ओम भाई एकदम ठीक है, देखा है ना गीता प्रेस, हाँ यही। तो गीता प्रेस ही आपका हिंदी में ट्रांसलेशन करती है। ओके, श्रीमद् भगवत गीता जी आप ये जानते ही हो कि ये भी आपका किसका, महाभारत का आपका 18वां जो अध्याय है उसमें इसका वर्णन है। तो दूसरा नाम गीतोपनिषद बोलते हैं। अब मैं बोलूँ ये हिंदी में कहाँ से आती हैं? इंग्लिश ट्रांसलेशन मत भूलना किसी का भी। विलियम विल्किंस ने गीता जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। तो तीनों का बोलो एक बार। रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? तो RTH ग्रिफिथ। मैं बोलूँ महाभारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, तो आप बोलेंगे क्या भैया? महाभारत का किसारी मोहन गांगुली यानी KM गांगुली। और मैं आपसे पूछूं कि गीता जी का किसने किया है, तो विलियम विल्किंस कहेंगे, विलियम विल्किंस कहेंगे, ठीक है। उर्दू में अनुवाद मेहरुल्लाफ ने किया है इसका। तो ये तो हमारे बहुत प्राचीन पुस्तक है। प्राचीन पुस्तकें यहाँ पे पढ़ना शुरू करो एक बार। पढ़ने के लिए फिर बता देता हूँ, कोई पेपर है भाई यहाँ, यही दिखा दो माउस की पैड। जब आपका फोन रहे तो ऐसे छिपाना है, ऐसे, समझ गए मेरी बात को? ऐसे छिपा के बोलना है हमेशा इनको। जब याद करो एक बार पढ़ो ध्यान से 1-2 बार, और फिर छिपा के बोलो इसको, और फिर हटाते चलो हाथ को ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, इन्होंने योग शास्त्र भी लिखा। बुद्ध चरित असव घोष, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र, स्वपनवास वदत्ता नामक पुस्तक भास ने लिखी। कामसूत्र वात्स्यायन ने, कुमार संभवम कालिदास।
तो अष्टाध्यायी तो क्या है? अष्टाध्यायी में प्राचीन भारत के इतिहास को बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि भाई भारत जो है 22 क्षेत्रों में बटा हुआ था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा महाजनपद वर्ड, तो वहां पर 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे। तो 16 महाजनपद यहाँ पाणिनि ने बताए हैं, आपका 22 महाजनपद। संस्कृत की पहली व्याकरण है ये। देखो हर भाषा का अपना ग्रामर होता है या नहीं होता? इंग्लिश, इंग्लिश का ग्रामर होता है, पढ़ा है आपने? ऐसे ही हिंदी की भी अपनी व्याकरण होती है। आप कहोगे हाँ जी होती है। तो संस्कृत की पहली व्याकरण कौन सी है? तो वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बहुत पूछी जाती है। जिसको मैं महत्वपूर्ण मार्क करूं साथी, उसको जरूर महत्वपूर्ण मार्क कर लेना। बुद्ध चरित्र पुस्तक को मार्क करना, स्वपनवास वदत्ता को मार्क करना, कामसूत्र, इसमें क्या है आपका पति और पत्नी के बीच के संबंधों की स्थितियों को दर्शाया गया है। कुमार संभवम कालिदास, रघुकुल वंश पर भगवान श्री राम के कालिदास, मालविका और अग्निमित्र हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इन दोनों विरोधी राजा, मालविका तो जो है विरोधी राजा, और ये आपका तुंग शासकों में अग्निमित्र, तो उनके बीच की प्रेम कहानी है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ये मैं आपको बता चुका। विशाखा दत्त, हिस्ट्री में आपने गुप्त वंश पढ़ा होगा, तो वहां पर गुप्त वंश में कौन था आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ा है आपने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय आपका 380 से 414 तक शासक था। तो उसी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक भाई था बड़ा, जिसको मार के वो गद्दी पे बैठा था, उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, तो उस कहानी को इसमें बताया गया, उसकी प्रेम कहानी को। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय थे। अच्छा एक बात बताओ, हिस्ट्री आपकी क्लास अभी चली है नहीं चली? हिस्ट्री की क्लासेस, हिस्ट्री की क्लासेस नहीं चली अभी दिल्ली पुलिस में? आप पढ़ोगे इन चीज़ों को, है ना? मैं अक्सर आपसे बोलूँ, अभी नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे। पृथ्वीराज रासो आप पढ़ेंगे वहाँ पर। जी मोहम्मद गोरी आया, तो मोहम्मद गोरी 1191 और 92 में 2 युद्ध लड़ा था तराइन के। तो पहले युद्ध को तो मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन दूसरे को जीत गया था, तो वो पृथ्वीराज तृतीय हैं। उनके दोस्त का नाम था चंद्रबरदाई, तो इस किताब में उन्होंने उन्हीं युद्धों का वर्णन किया है। मृच्छकटिकम, लकड़ी का खिलौना, शूद्रक की है, इंपॉर्टेंट बुक है। वराहमिहिर, वराहमिहिर भारत के साथी अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े खगोल शास्त्री रहे, यानी एस्ट्रोनॉमी में इनकी बहुत रुचि थी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जैसे अकबर के दरबार पे कितने रत्न मैं आपको बताता हूँ, 9 रत्न, ऐसे ही अकबर ने किसको कॉपी किया था? चंद्रगुप्त सेकंड को। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और चंद्रगुप्त ने इनको रिसर्च के लिए छोड़ दिया कि भैया आप विद्वान व्यक्ति हैं, और इनको वराहमीर को एक हवेली भी दी थी, जिसको बोलते थे मिहिर की हवेली। मिहिर की हवेली ही, अब आप दिल्ली पुलिस में जाओगे तो आप एक जगह देखोगे महरौली, कुतुब मीनार के आसपास। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है वो महरौली में है। तो वो महरौली को कैसे नाम पड़ा महरौली? तो वो ऐसे ही पड़ा, मिहिर की हवेली को धीरे बोलते मीर की हवेली, मीर की हवेली, मीर की हवेली, मीर की हवेली, और आज वर्तमान में वो दिल्ली में महरौली हो चुका है, तो वहां पर है। ये वराहमीर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, तो इन्होंने अपनी किताब लिखी एक बहुत इंपॉर्टेंट, व्रत संहिता। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, इसमें क्या है, बच्चों के लिए नैतिक कहानियां हैं पंचतंत्र में। और पंचतंत्र मैं आपको बताऊं, ये दुनिया की बाइबिल के बाद में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली पुस्तक है पूरे विश्व में। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। आगे आएंगे। करारतार्जुनियम, ये लिखी आपका भारवी ने। दंडी ने 10 कुमार चरित्रम, ये इतिहास की पुस्तकें हैं दक्षिण भारत में। बाणभट्ट, ये साथी कन्नौज पर एक राजा हुआ, ये सब इतिहास में पढ़ेंगे आप, है ना? कन्नौज में एक राजा हुआ था हर्षवर्धन। देखो ये जो लिखा है ना बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के दरबार में उसका कोइट पाइट था, दरबारी कवि था, तो उसने हर्ष की प्रशंसा में लिखी हर्ष चरित्र, और इसी शासन को लेकर के उसने लिखी कादम्बरी। खुद हर्षवर्धन ने भी 3 लिखे थे, आपका रत्नावली, प्रियदर्शिका और आपका नागानंद। एक और लिख लेना यहाँ पे, नागानंद। 3 नाटक लिखे हैं स्वयं हर्षवर्धन ने। किसने लिखे हैं? ये तीनों हर्षवर्धन के हैं। ये उत्तर भारत का एक राजा था। बच्चों बोलना है ऐसे ही, जैसे मैं हाथ रख के बोलना है, जैसे मैंने तुमको बताया है। मालती माधव बहुभूति की पृथ्वीराज विजय जगनिक ने लिखी है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की। ये सब हिस्ट्री में आप बार बार रिपीट होंगी आपके सामने, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये किताबें सब नाम आएगा आपके सामने। भैया हम इनको एक बार पहले पढ़ चुके हैं, अब हमें परेशानी नहीं होती है। अच्छी बात है दोस्त ये तो,
यही तो मैं कहता हूँ, देखो एक बार आप पढ़ चुके, दोबारा में परेशानी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि माइंड प्रिपेयर हो गया। एक बार पढ़ने के बाद चीजें आसान होंगी। दिक्कत उन बच्चों के साथ में होती है जो पढ़ने बैठे, कुछ नया दिखा, अरे हाँ हाँ हाँ, अब कैसे होगा, अब क्या करें, अब कूद जाएं, अब लटक जाएं, अब लौट जाएं। एक बार चीजों को पढ़ो, पहले अननोन चीज है, नई चीज है, उसको पढ़ो। पढ़ के जब दोबारा पढ़ने जाओगे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। रिवीजन करते समय अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। हर चीज के लिए इंसान जब जन्म होता है उसका कुछ सीख के थोड़ी ना आता है, वो यही जानता है सब कुछ। जानने का प्रयास करोगे तब जानोगे ना। गीत गोविंद जयदेव, जैसे इसको ऐसे याद कर ले कि भैया किसी की जय हो गई, उसके गीत गाए गए, तो कुछ ट्रिक बनाना मत। राज तरंगणी कलहण ने लिखा है कश्मीर का इतिहास, क्योंकि कश्मीर के इतिहास का सबसे जो अच्छा रिसोर्स माना जाता है वो कलहण को माना जाता है। कलहण को, क्योंकि कलहण ने वहां पर एक राजा था जयसिंह, 1151 ईस्वी तक का अगर तुम्हें हिस्ट्री जानना है, कश्मीर में 1151 एडी तक का, 1151 ईस्वी तक का, तो किसको? कलहण को पढ़िए। अच्छा, नागानंद ये आ गया यहाँ पे। उसी पुस्तक में कश्मीर का अकबर बताया गया है जैनालुब्दीन को। क्यों जी? देखो अकबर ने जैसे यहाँ उत्तर भारत में क्या किया था, उसने आपका एक तो दास प्रथा को खत्म किया था 1562 में, 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को हटाया, उसने 1564 में जजिया को हटाया। तो जैसे उसने टैक्स माफ किया, ऐसे ही कश्मीर में इस व्यक्ति ने टैक्स माफ किया, तो इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। नागानंद, हर्षवर्धन का कथा सरित सागर, देखो प्राचीन पुस्तकें जो ज्यादातर कभी भी पूछे जाए किस भाषा में लिखी जाती थी, मैंने आपको बताया। जैसे एमटीएस में पूछा गया था कथा सरित सागर किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत में। रवि कीर्ति, जब आप राजा हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक पुस्तक का जिक्र आएगा कि उसका एक पड़ोसी शासक था पुलकेशिन। पुलकेशिन ने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर सन 618 में हराया था, जिसकी वजह से सम्राट हर्ष दक्षिण कभी जीत ही नहीं पाए, मतलब जा ही नहीं पाए दक्षिण, जीतना तो दूर की बात है। तो उसी पुलकेशिन के दरबार में थे रवि कीर्ति, जिन्होंने लिखा ऐहोल प्रशस्ति। अमर सिंह का अमरकोश है। वराहमीर का सूर्य सिद्धांत है, वराहमीर का सूर्य सिद्धांत। ये आती हैं फिर मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकें, मध्यकालीन इतिहास से। ठीक है, क्या बोलेंगे? तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, इसका मतलब यही है भारत का इतिहास जानना है। जो शुरुआत में भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, तहकीक ए हिंद, इसको हम बोलते हैं किताबुल हिंद भी। किताब उल हिंद, किसने लिखा है किताब उल हिंद को? पढ़ें बच्चों, फटाफट से पढ़ें इसको, किताब उल हिंद। 3 दिन लगेंगे हमको बुक्स को पढ़ने में, है ना, 3 से 4 दिन, 3 दिन कम से कम मान के चलो। तबकात ए नासिरी, ये मिनहाज उस सिराज ने। हिस्ट्री पढ़ोगे तो जानोगे ये इल्तुतमिश के समय था। किसके समय था? इल्तुतमिश के समय था, इल्तुतमिश के समय। मिनहाज उस सिराज। हम सब करके बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो RWA SSC चैनल पर अभी जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ वहां से पढ़ रहे हैं? अगर आपकी हिस्ट्री नहीं चली है, कवर कर रहे हैं क्या वहां से? अगर बाद में भी देखते हो तो देख लिया करो स्पीड बढ़ा के, है ना। नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारी मर्जी, फिर तुम स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत ही नहीं। भैया मैं आपकी कंप्यूटर की क्लास पढ़, भैया शिवम सर से पढ़ो। अपनी क्लासेस तो यार अपने दिल्ली पुलिस को पढ़ाया था, उसको हो गए 2 साल से पुरानी PDF, वो तो अपडेटेड भी नहीं है, उनको मत पढ़ो अभी। शिवम सर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, उसको पढ़ना है बच्चों, वो तो पुराना कंटेंट है बहुत। इल्तुतमिश के समय तो मिनहाज उस सिराज, रजिया सुल्तान के समय भी यही था। इसने लिखा था कि रजिया सुल्तान अगर एक महिला न होती तो उसका नाम हिंदुस्तान के बड़े शासकों में लिया जाता। लैला मजनू किरान उस सादेन, दिल्ली सल्तनत के दौरान अमीर खुसरो रहा 8 सुल्तानों के टाइम पर, 8 सुल्तान इसके टाइम पर बदले। गुलाम वंश के लास्ट के बलबन हो, चाहे आपका क्या कुबाद हो, चाहे कैमूर्स हो, खिलजी सारे इसके सामने हुए, जलालुद्दीन खिलजी हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे मुबारक शाह खिलजी हो, सब इसके सामने हुए। तारीख ए फिरोज शाही, ये लिखी जियाउद्दीन बर्नी ने, बहुत पूछी जाती है। इब्न बतूता की किताबुल रहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को बताती है। किताबुल रहला ये किसके समय पे? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मिफ्ताउल फतू अमीर खुसरो, फतवाए जहांदीरी, ये भी इसी की किताब है, जियाउद्दीन बर्नी।
अगर किसी को मध्यकालीन भारत का इतिहास जानना है तो बरनी एक अच्छा सोर्स है, बरनी को पढ़ा जाए, इन दो किताबों को पढ़ा जाए, है ना, तारीख फिरोज शाही को और फतवाए जहानदारी को। ताजुल मासिर, बेटा आप यहाँ स्टैटिक जीके का क्लास करने आए थे या मैथ पूछने आए थे? कोई मतलब उस, आप खुद को सिलेक्शन से दूर भेज रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहा सर मैथ में कैसे करूं, थोड़ी देर बाद ये पूछने लगेगा सर जी घर में बात कैसे करूं अपने में। बेटा आप अभी तक अगर ये ही नहीं जान पाए हो कैसे करें तो कैसे बात बनेगी? कुछ ऐसे काम होते हैं जो खुद ही समझने पड़ते हैं। कल को आपकी शादी भी होगी, बाकी समझ जाओ, हर चीज पूछी नहीं जाती है, स्वयं विवेक की बातें भी होती हैं कुछ। जब तक किसी विषय को करोगे नहीं तब तक वो कैसे होगा? बुद्धू ही बने रहोगे पूरी जिंदगी। थोड़ा सोचो, खुद से सवाल करो, खुद से, किसी और से मत करो। आप बाहर की तरफ सवाल फेंक रहे हैं इसीलिए बौद्धिक नहीं हो पाते हो। अपने अंदर की तरफ उन सवालों को भेजोगे तो बौद्धिक हो जाओगे, ये अपने आप डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये कुछ आया उसको तुरंत बाहर फेंक दो तो तुम्हारे पास कहाँ रहा? कोई सवाल, कोई जिज्ञासा पैदा हुई, तुरंत बाहर फेंक दो उसको, तो तुम्हारे पास तो बची नहीं। ऑब्जर्व करो, सोचो, अच्छा मैथ मुझे नहीं आता है तो करना पड़ेगा, सीधा सा सॉल्यूशन है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, और कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। हर चीज को करना पड़ेगा, हर एक काम मन लगाना पड़ेगा। अपने फादर साहब के बारे में सोचो ना, वो बोलते मेरा मन नहीं लग रहा है। पिताजी अगर किसान होंगे, बोले भैया मुझसे खेती नहीं होती, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा खेती करने का। कर रहे हैं ना सालों सालों से खेती, इसलिए तुम पलो बढ़ो, तुम अच्छा करो कुछ अपनी जिंदगी में और उनकी जिंदगी को एक दिन आराम मिले। लड़के कमजोर हुए पड़े हैं, बोले भैया मैथ में पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पापा का जिस दिन खेती में या जिस प्राइवेट ड्यूटी को वो करते हैं या जिस गवर्नमेंट जॉब को वो कर रहे हैं वो छोड़ दे और ये बोल दे मेरा मन नहीं कर रहा, चल पाएगा घर? या भैया जॉब कर रहे होंगे या जिस किसी चीज से इनकम आ रही है, कमाई आ रही है, वो उसी चीज को छोड़ दे तो घर चलेगा? क्या होगा फिर? तो मन का खेल है ही नहीं। इतना पॉपुलर हुआ अभी तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये तो तुम्हारा अपना पहलू है, तुम चाहोगे मन जीतेगा, तुम चाहोगे मन हारेगा। मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, तुम मन के ऊपर हावी होने चाहिए, उतने बौद्धिक बनो। तारीख ए मुबारक शाही याह्या बिन सरहिंदी, ये सैयद वंश के बारे में हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। दिल्ली सल्तनत में एक वंश हुआ था, चौथे नंबर का वंश था, 1414 से 1451 तक रूल किया था। सैयद वंश की जानकारी देती है पुस्तक। तारीख ए यामिनी, ये गजनी वंश की जानकारी देती है, गजनी वंश की। जो महमूद गजनवी आया था ना भारत में, लुटेरा, चोर, डाकू, उस महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है कुतुबी। ठीक है, इसने लिखी तारीख है यामिनी। मुगल काल में, मुगल काल की स्थापना 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध को जो जीतता है वो बाबर। अभी हिस्ट्री शुरू नहीं हो रही है तो इतने यहाँ से मतलब वो मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, देख लिया करो इसको, तो सब चीजें फिर तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे सारे। फिर वो सवाल जवाब दुनिया में कहीं नहीं करोगे, खुद ही सोचोगे चीजों को। तुझु के बाबरी, बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने। किस भाषा में लिखी थी ये? चगताई तुर्क में। इसमें लिखी चगताई तुर्क में, क्योंकि तुर्क वो उनके तुर्क मुसलमान थे, वो चगताई उनकी लैंग्वेज थी। मोयान भी बाबर ने लिखी, बहुत पूछी जाती है। हुमायूं नामा मोस्ट इंपोर्टेंट, हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। अकबरनामा के कितने पार्ट है? 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, और जो थर्ड भाग है उसी को बोलते हैं आईने अकबरी। थर्ड भाग को क्या कहा जाता है? आईने अकबरी। ठीक है। फुतुहात आलमगीरी, ये ईश्वर दास नागर की है, बहुत पूछी जाती है भैया, मुगल काल की। जहांगीर नामा जहांगीर ने लिखी है, उसने खुद ने लिखी। चार चमन, ये जहांगीर के बाद में गद्दी पे बैठा था शाहजहां, शाहजहां के जीवन के बारे में है, और इसको लिखा है चंद्रभान ब्राह्मण ने।
मजमुल बहरीन मुगल काल का सबसे बुद्धिमान शासक दारा से कहो सीरे अकबर। तो सीरे अकबर में तो इसने क्या किया, इसे उपनिषदों को पढ़ता तो 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया, किसमें, फारसी में अनुवाद। और एक पुस्तक लिखी मजमुल बहरीन। दिल्ली पुलिस 2017 ने पूछा, दिल्ली पुलिस आपका साथी 2023 पूछा, 21 पूछा, सब में पूछा है। आप भी आ रहे हैं सर बिहार 4 को, तुमने बुलाया ही नहीं है, बुलाते तभी तो आते तुम, अब तुमने बुलाया नहीं तो कैसा आए फिर। बिना आमंत्रण बिना निमंत्रण के आना सही बात है? आमंत्रण पे ही आना सही नहीं है और निमंत्रण पे तो बिल्कुल सही नहीं। आमंत्रण निमंत्रण का अंतर समझते हो? आमंत्रण सिर्फ आने के लिए बुलाना, निमंत्रण दावत के लिए बुलाना। लीलावती फैजी, ये अबुल फजल जो है ना, अकबर के नौरत्नों में मैथ्स का टीचर था, ये अबुल फजल का भाई है फैजी, उसने लिखी है लीलावती, गणित की पुस्तक है ये। फतवाए आलमगीरी निजामुद्दीन अहमद, पादशाह नामा हमीद लाहौरी, हमीद नहीं हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। मुंतखाब उल तकारीख, ये बदायूनी की है, यही बदायूनी जो अभी अकबर के टाइम पे आपका किसका अनुवाद विभाग का अध्यक्ष था। स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें। सर ये किताबें अभी कहाँ पर हैं बेटा? ये तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगी, जहां आप चाहेंगे मार्केट में मिलती हैं सब किताबें टोटल। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इन्होंने एक नारा दिया, आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने 1875 में। जो मैं अतिरिक्त बातें बता रहा हूँ इनको मत नोट करने लग जाना, यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल रहना बुक्स के लिए, ये सब बातें आप हिस्ट्री में पढ़ लोगे। 1875 में इन्होंने बुक्स लिखी, दयानंद सरस्वती जी ने, कौन सी, आर्य समाज, और उसमें एक बात कही, वेदों की ओर लौटो। तो फर्स्ट एडिशन लिखा इन्होंने 1875 में हिंदी में, और दूसरा एडिशन मतलब दूसरा संस्करण आया 1882 में। गीतांजलि और गोरा किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला 1913 में? कौन सा पुरस्कार मिला था बताओ? नोबेल प्राइज। किस कैटेगरी में? जब नोबेल प्राइज आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे इस बात को, जब पुरस्कार पढ़ेंगे हम सारे। तो इनको 1913 में साहित्य के लिए, और ये भारत के पहले व्यक्ति है नोबेल पाने वाले, या मैं कहूं एशिया के भी पहले व्यक्ति है नोबेल पाने वाले। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स वोकेशन, काबुली वाला इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द पोस्ट ऑफिस इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बच्चों जब रिवीजन करो ना लगातार बोलो इनको, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको विशेष ध्यान रखना, अपनी कॉपी पे जो नोट्स बनाओ तो अंडरलाइन रखना इनको। सिपाही म्यूटिनी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको लिखना, आरसी मजूमदार ने लिखा है, गवर्नमेंट की तरफ से। 1857 के संग्राम का ये साथी आपका एक गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे, सरकारी इतिहासकार हैं। ठीक है, भैया औरंगजेब के बारे में किसी ने नहीं लिखा, अभी नहीं बताया। आलमगीरी पुस्तक, ईश्वरदास नागर, आलमगीर उसी का नाम है। चलो, ए नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी 1857 के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, 1857 के ऊपर ही। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नील दर्पण, जो भारत में नील विद्रोह हुआ था, किसानों पर आपका ब्रिटिश सरकार ने कितना अत्याचार किया था, उसकी मार्मिक स्थिति को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी बातें रखते थे यंग इंडिया में, अपने जो विचार थे। उनकी एक किताब है की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी, स्वास्थ्य की कुंजी, कुंजी बोलते हैं चाबी को, की टू हेल्थ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किस भाषा में लिखी, जरा देखें पढ़ के इसको, क्या लिखा हुआ है। गांधी जी की बहुत चर्चित पुस्तक है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना पूछी जाती हो। सत्य के साथ मेरे प्रयोग आपके भी किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगी। ये दरअसल में इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी, बाद में इनके एक सचिव थे महादेव देसाई, उन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा, और फिर हिंदी में तो बहुत सारे ट्रांसलेशंस बाद में होते रहे। तो कभी भी पूछे इसका गुजराती भाषा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी के अपने सचिव थे, क्या नाम है उनका, ये भी बात हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, महादेव देसाई।
अब से पहले हिस्ट्री पढ़ चुके होते तो कोई दिक्कत ही ना होती, लेकिन जिनकी अभी एज हुई है तो वो पढ़ेंगे, वो संयम रखना थोड़ा, वो सब जानेंगे। माई लाइफ माई मैसेज, ये भी गांधी जी की है। हाँ, एक बात याद रखो, एक तो मुझे याद आया, एक बच्चे का, आपको भी मुझे बताना था, एक बच्चे का मैसेज आया है। एक तो पंडित रविशंकर की जो एल्बम है उनका नाम हमसे उल्टा हो गया, हमने बोल दिया माई लाइफ माई म्यूजिक। तो एक बार थम्स अप करो, कागज पे लिख लो, पंडित रविशंकर जब हमने आपको बताए हैं क्या, जब हमने बताए आपको वहां पर, उनको हमने पढ़ा होगा उनको हमने पढ़ा होगा आपका वाद्य यंत्रों में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वहां जाना, वो उल्टा लिखा होगा माई लाइफ माई म्यूजिक, तो आपको लिख लेना है उसको माई म्यूजिक माई लाइफ। लिख लो अभी अपनी कॉपी पे माई म्यूजिक माई लाइफ। एक तो ये कन्फ्यूजन है बच्चों को, एक कन्फ्यूजन था आपका, दूसरा लिखो, एक कन्फ्यूजन है दिल्ली घराने के संस्थापक का, कई बच्चों को देखो, मम्मन खान को भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया, लेकिन एक नाम आता है उस्ताद सिद्धार खान का, तो ये भी लिख लो, दिल्ली घराने की संस्था में उस्ताद सिद्धार खान का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि बहुत बड़ा सहयोग है। लिख लीजिए संस्थापक सिद्धार खान, सिद्धार खान ना मिले तो मम्मन खान लिखना, नहीं तो सिद्धार खान मिल जाएंगे फिर, ठीक है ना। ये दो बातें बतानी थी। माई एक्सपेरिमेंट, माई लाइफ माई मैसेज, पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज। अब देखो, हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने लिखी, लेकिन एसएससी इसको पूछती है इंडियन होम रूल के नाम से, हिंद को इंडियन कह देते हैं, होम रूल को स्वराज बोल देते हैं, तो ये बहुत पूछी जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने बताया था दादा भाई नेहरूजी ने कि ब्रिटिश सरकार कैसे हमको लूट रही है और कैसे हमारे पैसे को ब्रिटेन से यहां से लेके जा रहे हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनिबेसेंट भारत में आई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, जिसको आपका कर्नल ओलकार्ट और मैडम ब्लाटावस्की ने बनाया था 1875 न्यूयॉर्क में। ये फिर इंडिया में आई, और इंडिया में फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी, ये आयरलैंड की, लेकिन भारत में ही रही फिर। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय, सोवियत एशिया पंडित नेहरू, विदर इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बार नाम रिपीट होंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना, उसकी सिमेट्री यही है याद करने की। लेटर्स फ्रॉम रूस रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अब्दुल कलाम आजाद तो वो हैं जो राष्ट्रपति रहे, उनकी भी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनको 1992 में भारत रत्न मिला था, पढ़ाएंगे आपको आगे चल के, और धीरे 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 नाम को देखते रहें जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। इंडिया अर्नेस्ट वैलेंटाइंस रोल, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये कर्जन ने लिखा, क्योंकि कर्जन ने भारत को बांटा ना हिंदू मुस्लिम में, हाँ जी, तो ईस्ट यानी कि पश्चिम के देश के तुलना में हम, भारत हमारा ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्ट की परेशानियों के बारे में लिख रहा है। गांधी वर्सेज लेनिन ऐसे डागे, वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, ये जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोक नायक बोलते हैं, इनकी किताब है। फिलॉसफी ऑफ द बम, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको बम बनाना किसने सिखाया, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, तो उन्होंने लिखी फिलॉसफी ऑफ द बम। इन्हीं की वाइफ हैं, हिस्ट्री में जिक्र आएगा उनकी वाइफ का, अब भी सैल्यूट करेंगे, दुर्गा भाभी। उनका जिक्र आता है कि जब क्रांतिकारियों को बहुत कड़ी निगरानी में ब्रिटिश सरकार रखती थी कि भाई कौन किधर मूवमेंट कर रहा था, दुर्गा भागी भी, सब किसी ने सोचा भी नहीं था स्त्रियां भी ऐसे होंगे, तो वो पिस्टल हथियार बॉम्ब इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती थी। उनका भी हमारी क्रांति में बहुत योगदान रहा। गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय, इंडियन मुसलमान हंटर की है। द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी की किताब है, इतनी पूछी जाती है ना, ये तो याद रख लेना बहुत ज़्यादा। द इंडियन स्ट्रगल, लगातार कोई एग्जाम इससे छूता नहीं है। इंडियन इन ट्रांजिशन, एम एन रॉय की पुस्तक है, ये आ गया, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन डायरी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय फिर से आ गई। गीता रहस्य जेल में लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, जब वो मांडले जेल में बंद थे, हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको भी। राइज ऑफ मराठा पावर, महाराष्ट्र से थे महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम कौन कौन जानता है, तो आप कहेंगे हाँ जी भैया गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, तो आप कहोगे महादेव गोविंद रानाडे हैं। उन्होंने ही लिखा है मराठा पावर, क्योंकि वो महाराष्ट्र से संबंधित थे, राइज ऑफ मराठा पावर।
रानाडे ने। भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर आपको कभी भारत को समझना है नेहरू जी के परिप्रेक्ष्य से, तो इस पुस्तक को जब आप सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं ये कहूँ अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर आप परचेज करके या किसी लाइब्रेरी में या किसी दोस्त से लेकर के ज़रूर पढ़ना। भारत एक खोज आपके सिलेक्शन के बाद में मेरी तरफ, मतलब ये समझिए तुम गुरु दक्षिणा यही रहेगी कि आप इस किताब को लेकर के खुद पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये मेघनाथ देसाई ने लिखी है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। रीडिस्कवरी ये भी अच्छी किताब है, किताबें बहुत सारी हैं। ठीक है, जब सेलेक्ट हो जाओगे तो वार्तालाप में रहना मेरे साथ में, मैं बताता रहूँगा आपको कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए अपने जीवन के लिए। द लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष ने लिखी है। अरविंद घोष क्योंकि एक आपका साथी सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो लेटर्स योगा के ऊपर, ऐसे ऑन गीता, द मदर, फ्यूचर पोइट्री आदि लिखा। बुद्धा और कार्ल मार्क्स को लिखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। वन लाइफ इज नॉट एनफ, भारतीय राजनीति के ऊपर लिखी गई एक शानदार पुस्तक। वन लाइफ इज नॉट एनफ, वन लाइफ इज नॉट एनफ। वेरी गुड बेटा, पढ़ा करो, छोटे बच्चे मत बनो। ब्लॉक कर दो आप, जवाब तो दोगे नहीं, क्या फायदा। ऐसे उछल कूद करते रहोगे छोटे बच्चों की तरह, जिंदगी में एक दिन एक कोने में बैठ के रोओगे। उछल कूद नहीं करनी है, चुपचाप शांति से पढ़ना है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मेरे कहने से भी अच्छे बच्चे नहीं बने तो कभी नहीं बनोगे। क्या फायदा होता है इन कमेंट्स का, कुछ होता है क्या? जिसको जवाब देने चाहिए एक दिन वो भी जवाब देना बंद कर देती है, आप कामयाब नहीं हुए तो। ठीक है, आप हमसे जवाब मांग रहे हैं, तुमको तुम्हारी वाली जवाब नहीं देगी, तुमको तुम्हारा वाला जवाब नहीं देगा। मान जाओ बेटा, पढ़ लो। अनहैप्पी इंडिया, जवाब तलब की बात ही नहीं है, सवाल और जवाब की बात नहीं है, बात पढ़ने की है। ये बोलो भैया मैं पढ़ने आया था, मैं पढ़ के जाऊंगा, बात खत्म। अतिरिक्त बात ही नहीं करूंगा कोई। अतिरिक्त बात करने वाले तो लबर चट्टू हैं, लबर चट्टू। लबर चट्टू समझ रहे हो, जिसको बस लिखने का और बोलने का काम है, पूरी जिंदगी इसी में गुजार देता है, ना कुछ कर पाता ना धर पाता। सुधार लो खुद को। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल भारत में जब बंदी रहे तो उन्होंने लिखा। दुखद भारत भी बोल देता है एसएससी इसको कभी कभी। भारतीय गृह शासन, इंडियन होम रूल, अभी बताया मैंने आपको। भारतीय गृह शासन बोल लो या भारतीय स्वराज बोल लो। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी की किताब है, चर्चित है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरी दुनिया के इतिहास के लिए ग्लिम्पसेस लिखी किसने? नेहरू जी ने। नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। नेशन वॉइस, राधा कृष्णन। ठीक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, तो ये अपनी बेटी को लेटर्स लिखते थे नेहरू जी। इंदिरा गांधी जी को तो बंच बोलते हैं, लेटर्स का जो गुच्छा हो जाता है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स कौन? नेहरू जी ने लिखा है। मतलब जो पत्र है, पत्रों का एक समूह अगर हो जाए। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, काय पोचे, सुशांत सिंह राजपूत की। उस मूवी की कहानी इसी उपन्यास पर आधारित है, थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ। कौन सी मूवी आई थी इस पे? और मूवी वाले करते हैं क्या, बॉलीवुड वाले या तो रिमेक बना देंगे किसी का, और ऐसा ही रिमेक बना देंगे बिल्कुल साउथ की मूवी की जट एकदम से कॉपी। तुम अर्जुन रेड्डी बनाओगे, हम कबीर सिंह बना देंगे तुरंत, ऐसी की ऐसी, फुल टू कॉपी। हमारे पास अपना दिमाग ही नहीं है। किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, इसकी एक्टिंग करवा देंगे, स्क्रिप्ट हम लिख ही नहीं सकते अपनी खुद की, हमारे बस की नहीं है। हिस्ट्री के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको बना लेंगे, थोड़ा तोड़ मरोड़ के कुछ कर देंगे। यही कलाकार है। और इन सब से हटके जो दो तीन चीज मैंने बताई हैं, इनसे अलावा इन्होंने कुछ भी किया, वो इनकी सबसे बेहतर मूवी है। अगर इन्होंने कॉपी नहीं किया, अगर इन्होंने किसी चीज को नहीं उठाया और अपनी तरफ से कुछ भी इन्होंने लगाया, तो वो फिर जबरदस्त मूवी बनी है। पता नहीं क्यों नहीं बनाते। चेतन भगत, 400 डेज 5 पॉइंट समवन, मूवी देखी है, 3 इडियट्स।
थ्री इडियट्स मूवी बाद में बनी, पहले चेतन भगत ने ये उपन्यास लिखा। चेतन भगत जब भी तो चर्चित हुए जब थ्री इडियट्स हिट हुई। 5.1 टिकटो कहानी छाप दी। हाफ गर्लफ्रेंड देखी होगी अर्जुन कपूर श्रद्धा कपूर की तुमने। भैया ऐसे तो एकदम तुरंत देख लेते हैं हम, गाने वाने वीडियो वीडियो। तुम हमसे पूछो तो सही कौन सी फिल्म का गाना कौन सा है, सब कुछ बता देंगे, किसने क्या पहना हुआ था, क्या नहीं पहना हुआ था, सब। लेकिन हमको पढ़ने को मत बोलो, है ना। हाफ गर्लफ्रेंड, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत राजन। ये भारत और साथ ही पाकिस्तान जब विभाजन हुआ उसके समय क्या स्थिति थी, क्या मारकाट हुई हिंदू मुस्लिम के नाम पर, किस तरह से लाखों लोग बेघर हुए और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसका कड़वा सच है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत राजन। बस यहीं तक, कल यहां से शुरू करेंगे, यहां तक की पढ़ के आना। एक बार अगली वाली भी पढ़ के आना, है ना। एक मतलब एक बार एक रीडिंग लगा के आना, ताकि आगे हम थोड़ा गति से चलें और महत्वपूर्ण मैं बताता रहूँगा, जो जरूरी चीज़ें वो आपको बताता रहूँ। सर सुभाष चंद्र बोस जी की मौत कैसे हुई, किसी को नहीं पता दोस्त। ताइको हवाई अड्डे पर 1945 में वो लास्ट बार गायब हुए, उसके बाद की कहानी सिर्फ आपका मिथ है। दुनिया भर में कोई सच्ची बात कुछ नहीं है, सब फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। बस कहानियाँ हैं कि वो गुमनामी बाबा थे, वो कहीं पर रहते थे। कुछ कहते नहीं सीआईए के एक एजेंट ने दावा किया वो तो मिला था सुभाष चंद्र बोस जी से, कुछ नहीं, सब झूठी हवाई कहानियाँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।